हाय गुड मॉर्निंग। यहाँ मैं कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस पोस्ट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चंस हम लोगों ने गेट बी के लिए डिस्कस किए थे, लेकिन तुम्हें याद होगा कि भाई गेट बी का एग्ज़ाम भी पीजी के लिए है और सिलेबस दोनों का मोर और लेस सेम है। तो इसलिए सीयूटी पीजी और गेट बी इन दोनों की प्रिपरेशन में ये क्वेश्चंस काम आने वाले हैं। आई होप इन क्वेश्चंस को करते हुए तुम्हें कुछ नॉलेज ही मिलेगी। और कोशिश ये करना, क्योंकि लाइव क्लास है तो बीच में डिस्टर्बेंस भी है, तो उसे थोड़ा सा इग्नोर करना। और कोशिश ये भी करना कि क्वेश्चन सामने आते खुद भी सॉल्व करके देखो। चलिए फिर शुरू करते हैं। अब आया केडल सीक्वेंस। केडल सीक्वेंस ऑफ एआर ल्यूमन प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जो यहाँ बने और यहाँ से वापस गोल्जी में इंटेंशनली गए, क्योंकि कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए थे वहाँ पे, या फिर गलती से पहुँच गए। लेकिन इन प्रोटीन को काम करना था ईआर में। यहाँ पर मैं ये भी चाहूँगा कि आप एक दो ऐसे एंजाइम के नाम याद रखो या प्रोटीन्स के जो ईआर में काम करते हैं, जैसे कि प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज जो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है। ये प्रोटीन ईआर में ही पाया जाता है और ईआर में काम करता है। तो मान लीजिए अगर ऐसा प्रोटीन गोल्जी तक पहुँच भी गया तो उसे वापस लाने के लिए उस प्रोटीन में ये केडेल नाम की सीक्वेंस पाई जाती है। केडेल जो है ये अमीनो एसिड को इंडिकेट कर रहा है, के फॉर लाइसिन, डी फॉर एस्पार्टिक एसिड एंड सो ऑन। तो इस अमीनो एसिड के सीक्वेंस को पहचान करके केडेल के रिसेप्टर्स जो कि गोल्जी में लगे हुए थे वो इसे पकड़ेंगे और कॉप1 कोटेड वेसिकल्स के द्वारा वापस ले आएंगे, रेट्रो ट्रांसपोर्ट। ईआर में लाके तो छोड़ देंगे। तो ये रिसेप्टर्स ईआर में भी अवेलेबल हैं, ट्रांसपोर्ट वेसिकल में भी अवेलेबल थे और ये हमारे गोल्जी में भी अवेलेबल है। इनका काम है केवल पेप्टाइड्स को जिन्हें ईआर में रहना उन्हें ईआर में रोक के रखो, चले गए तो वापस ले आओ। इसलिए केडेल को हम लोग ईआर रिटेंशन या फिर ईआर रिट्राइवल प्रोटीन्स के रूप में भी जानते हैं कि जिन प्रोटीन्स को ईआर में रहना है। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटीन इनटू द ईआर, इसका मतलब हुआ कि कोई प्रोटीन जो बाहर पड़ा हुआ है उसे ईआर के अंदर लेके आना है। इंसर्शन ऑफ प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन ऑफ ईआर, मेम्ब्रेन में प्रोटीन धंसाने के लिए स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल सीक्वेंस नाम की सीक्वेंस पाई जाती हैं। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ईआर, ईआर में क्वालिटी कंट्रोल के लिए ग्लाइकोसाइलेशन है प्रोटीन का। रिट्राइवल ऑफ ईआर ल्यूमिनल प्रोटीन फ्रॉम गोल्जी, गोल्जी से वापस प्रोटीन लेके आना, ये है जो हम काम देख रहे हैं यहाँ पर केडेल का। ऐसी ही बहुत सारी और सीक्वेंसेस पाई जाती हैं केडेल के अलावा। एक केडेल होती है, एक पेस्ट सीक्वेंस है। इसके अलावा आपको न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल एनालस, इसका भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज बेस्ट प्रोटेक्टेड बाय। ए से बी और बी से ए दोनों काम हो सकते हैं। अब किस टाइम कौन सा काम होगा ये जानने के लिए सबसे बढ़िया कौन सी बात इनमें से लागू होगी? एंट्रोपी। डिसऑर्डरनेस से मुझे डायरेक्शनलिटी का हल्का सा आइडिया मिलता है कि डिसऑर्डरनेस किस तरफ बढ़ेगी या घटेगी, लेकिन एक्चुअलिटी में ये प्रिडिक्ट नहीं करती कि केमिकल रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाने वाली है। सिमिलरली एंथैल्पी मुझे एक्सोगोनिक रिएक्शन है या एंडरगोनिक रिएक्शन है उसका आइडिया देती है, डायरेक्शनलिटी नहीं। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चेंज, इससे मुझे मालूम पड़ता है कि रिएक्शन का रेट कितना जल्दी होने वाला है। जितना कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिएगा रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, जितना ज़्यादा चाहिए उतना देर में होगी। ये एंजाइम वाली कहानी में इस्तेमाल होती है खास तौर से। फ्री एनर्जी चेंज, जिसे आप डेल्टा जी के नाम से भी जानते हो, गिब्स फ्री एनर्जी, ये है जो एक्चुअल कैलकुलेशन है। और अगर आप इसको डिटेल में जाकर देखोगे तो डेल्टा जी का जो फार्मूला है उसमें एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज दोनों को काउंट किया गया है। ये कह लो कि एंट्रोपी एंथैल्पी की कलेक्टिव नॉलेज से गिब्स फ्री एनर्जी का आविष्कार हुआ। और गिब्स फ्री एनर्जी कहती है कि अगर रिएक्शन की रिएक्शन मतलब जो डेल्टा जी डिफरेंस निकल करके आ रहा है, गिब्स फ्री एनर्जी डिफरेंस, वो नेगेटिव में है, तो जिस डायरेक्शन में वो नेगेटिव में है रिएक्शन उस तरह प्रोसीड करेगी, स्पॉन्टेनियस। मतलब अगर कोई आपसे बोले कि ए से बी कन्वर्जन में डेल्टा जी की वैल्यू इज इक्वल टू -1.8 है और बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन की वैल्यू डेल्टा जी नॉट की, जी नॉट का मतलब होता है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, इसकी वैल्यू है +0.5, तो हम कहेंगे कि रिएक्शन ए टू बी में जाएगी जिस तरफ नेगेटिव की वैल्यू है। नेगेटिव का मतलब है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, पॉजिटिव का मतलब है नॉन स्पॉन्टेनियस, अपने आप नहीं होने वाली, और जीरो का मतलब है इक्विलिब्रियम। तो जिसे आप डेल्टा जी की वैल्यू अगर आप कह रहे हो कि लेस देन जीरो है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने वाली है अपने आप,
फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 है, ग्रेटर देन 0, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, आपको एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर अब है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपके पास 1 ग्राम राइस फ्लोर है, 1 किलो के पैकेट में से आपने लिया था, इसे 10 ml ऑफ स्टीराइल वाटर में मिलाया, फिर इसमें से लिक्विड लिया, इसको डिस्पेंस कर दिया टेस्ट ट्यूब में ताकि आप 5x का फाइनल वॉल्यूम तैयार कर सको ऑफ 10 ml। फिर डाइल्यूशन किया आपने, फिर इसमें से आपने 1 ml लिया और इसको स्टीराइल न्यूट्रल प्लेट में डाल दिया, न्यूट्रिएंट प्लेट पे। 5 कॉलोनीज आपको दिखाई दी 24 घंटे के बाद। तो फिर वायबल काउंट ऑफ बैक्टीरिया उस चावल के आटे में कितना था। तो इसको मैंने डायग्राम बना दिया आपका। ये जनरली जब भी कभी डाटा बेस्ड क्वेश्चन आए तो डायग्राम बनाना सबसे अच्छा होता है। जैसे कि 1 ग्राम ऑफ राइस फ्लोर 1 पैकेट से 1 किलोग्राम के पैकेट से हमने निकाल लिया, फिर हमने इसे 100 ml स्टीराइल वाटर में ऐड कर दिया। तो अब जो डाइल्यूशन है, क्योंकि 1 ग्राम 100 ml में डाला है, तो ये 1:100 का डाइल्यूशन हो चुका ऑलरेडी। फिर इसमें से लिक्विड लिया, 5x का डाइल्यूशन कर दिया मैंने। तो डाइल्यूशन को मैंने अब 1/500 कर दिया है। 10 ml टोटल था ये, इसमें से 1 ml लेकर के मैंने 5 सेल बना ली। तो अगर ये 1 ml में 5 सेल थी तो इस 10 ml के अंदर 50 सेल बनने की एबिलिटी है सही मायने में। तो फिलहाल अगर मैं सिर्फ 1 ml वाली बात भी करूं कि मैंने 5 सेल मुझे मिली, 500 का डाइल्यूशन था, और इस पूरे आटे के अंदर कंप्लीट 1000 ग्राम आटा है, क्योंकि हमें जो आंसर दे रखा है वो पर केजी दे रखा है। तो फिर कैलकुलेट करने पर मेरा ये आंसर निकल आएगा 25 लाख सेल्स पर केजी। डाइल्यूशन फैक्टर को हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, और इस तरह के डाटा हमें सबसे क्रिटिकल है कि आप इस बात को याद रखो कि आपने कब कब कितना कितना डाइल्यूट किया। अगर मैं सही मायने में कहूं तो इसका आंसर आना चाहिए था ये 2,50,00,000। क्यों? क्योंकि 1 ml में 5 सेल मिली थी, तो मुझे 10 ml में 50 सेल होनी चाहिए थी, जो कि ऑलरेडी 500 टाइम डाइल्यूटेड था। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सी बात ई कोलाई के लैक ऑपरॉन के बारे में फॉल्स है। तो ई कोलाई का लैक ऑपरॉन, जिसमें एक है प्रमोटर जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, एक है ऑपरेटर जहां पर रिप्रेसर मॉलिक्यूल बाइंड करता है, लेकिन रिप्रेसर जब बाइंड करता है जब एलो लैक्टोज ना हो। अगर एलो लैक्टोज बाइंड कर गया तो रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाता है। तो जब आपके पास लैक्टोज है मीडियम में, लैक्टोज विल कन्वर्ट टू एलो लैक्टोज, जो कि आपका इंड्यूसर है। याद रखना कि लैक ऑपरॉन में लैक्टोज नहीं होता इंड्यूसर, एलो लैक्टोज होता है। हालांकि कई बार हम लोग लैब में IPTG नाम के केमिकल का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि इसका आर्टिफिशियल इंड्यूसर है। दिखने में कुछ कुछ ये एलो लैक्टोज जैसा होता है, लेकिन इसे एंजाइम यूज नहीं कर सकते, इसलिए लैब में इसका इस्तेमाल हमारे लिए अच्छा रहता है। फिर इसमें 1, 2, 3 जीन है एक साथ। तो ऐसे ऑपरॉन्स जहाँ पे मोर देन 1 जीन एक साथ जुड़ी हुई हो, जिनसे 3 अलग पेप्टाइड्स बनती हों, इन्हें हम लोग पॉलीसिस्टोनिक कहते हैं। तो हर एक जो ये जीन है इससे एक अलग पेप्टाइड बनती है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज, ट्रांसस्टाइलेज, और ये तीनों के तीनों एंजाइम्स असल में लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में रोल निभाते हैं। तो अब वापस आने क्वेश्चन पे कि इनमें से कौन सी बात ई कोलाई के लैक ऑपरॉन के बारे में फॉल्स है। ये एक पॉलीसिस्टोनिक है, ट्रू, क्योंकि वहाँ 2-3 सिस्टोन अवेलेबल है। ये एग्जाम्पल है नेगेटिव कंट्रोल का। नेगेटिव कंट्रोल का मतलब होता है कि रिप्रेसर या रेगुलेटरी प्रोटीन DNA से बाइंड किया और ऑपरॉन ऑफ हो गया। तो लैक ऑपरॉन में भी होता है कि जब रिप्रेसर बाइंड करता है तो सिस्टम ऑफ हो जाता है, ट्रू है। द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज एक्ट एज एन इंड्यूसर, जब लैक्टोज होता है तब ये इंड्यूसर की तरह काम करता है। तो ये भी ट्रू है, क्योंकि लैक्टोज के आने पर रिप्रेसर काम नहीं कर पाता और तब जो आपका सिस्टम है वो ऑन रहता है। द रिप्रेसर बाइंड टू प्रमोटर, रिप्रेसर प्रमोटर से बाइंड नहीं करता, रिप्रेसर बाइंड करता है ऑपरेटर से। तो लास्ट स्टेटमेंट जो था ये था फॉल्स। हालांकि काफी सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक में से काउंट होगा ये, अदरवाइज लैक ऑपरॉन पे और भी काफी कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन आते हैं। अ सब्सटेंस एग्जिस्ट इन प्रोटोनेटेड फॉर्म, इसका पीके है 4.7।
तो कितना परसेंटेज ऑफ प्रोटोनेटेड फॉर्म एट 5.7 विल बी क्लोज टू। अब देखिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है इसको जनरली हम लोग किसी एसिडिक ग्रुप के लिए pKab कह सकते हैं। और मान लीजिए कि किसी प्रोटीन किसी मॉलिक्यूल का pK है 4.7, तो ये जो ग्राफ का स्लांट है इसको ध्यान देना, नोटिस कीजिए लगभग 2 pH नीचे तक और 2 pH ऊपर तक कोई फर्क नहीं पड़ा कंसंट्रेशन के ऊपर। जो चार्ज 0 था वो अब भी 0 है। तो अगर मैं कहूं कि भाई कैटायन कितने बन गए अब एनायन कितने बन गए, तो ये बात तब आती है जब इस रेंज से बाहर निकल जाए। हालांकि ये रेंज इस बात पर डिपेंड करती है कि मतलब ये कितना दूर जाएगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कितनी मात्रा में आपके मॉलिक्यूल अवेलेबल थे, बट उन्होंने मात्रा नहीं दे रखी हमें। तो 4.7 और 5.7 के बीच में केवल 1 pH का फर्क है। तो यानी कि pH अगर सपोज करो कि मैंने कहा कि 4.7 था, इसे हम लोग फिलहाल 4.7 मान लें, तो 5.7 का मतलब है कि वो यहाँ के आसपास की बात कर रहा है। यानी कि जो कंडीशन प्रोटोनेट या डी प्रोटोनेट जो भी था वही कंडीशन अभी भी मेंटेन रहने वाली है। अब क्योंकि इस वाली कंडीशन में हमारे पास कोई बदलाव नहीं आने वाला और उन्होंने परसेंटेज ऑफ प्रोटोनेटेड फॉर्म पूछा हुआ था, पीके के बहुत 7 है। इन्होंने कहा था कि ये 4.7 के आस पे 4.7 इसका पीके वैल्यू है। तो 5.7 पर इसका परसेंटेज ऑफ प्रोटोनेटेड फॉर्म सबसे कम वैल्यू के आसपास रह जाएगा। कारण यह है इसका पीके 4.7 है और पीके का मतलब होता है वो पीएच जिस पर मॉलिक्यूल ड्यूटेरायन की फॉर्म में हो, ना प्रोटोनेट ना डीप्रोटोनेट। तो यानी कि 4.7 पर 0% हो जाता प्रोटोनेट का। अब हम कह रहे हैं इसे 5.7 तक पहुंचा दिया हमने पीएच को, तो ऐसे पीएच में कायदे में तो आंसर होना चाहिए था कि हमारे पास नियरली 0% के आसपास होगा, बट 0% यहाँ है नहीं। तो हम नियरेस्ट पॉसिबल जो वैल्यू दिखाई दे रही है कम से कम में, हम उसको पिक कर रहे हैं।